नमस्कार। आयुर्वेदी में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है और पूरी चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा व्यवस्था का पूरा जो लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से होके जाता है। तो आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है वो होम्योस्टेसिस पर है। होम्योस्टेसिस बहुत कॉमन टर्म है, आप और हम जनरली सब लोग जानते हैं। जो बच्चे तैयारी करके आए हैं उनको भी पता है, बट आयुर्वेद में क्या इससे मिलता जुलता कोई शब्द है या इसके रेफरेंसेस के बारे में कुछ है या फिर हम लोग को इसके बारे में पता नहीं। तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा फाउंडेशन आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद के आचार्यों को होम्योस्टेसिस या फिर इसका एक लिटरल मीनिंग अगर हम देखेंगे तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? साम्यावस्था। साम्यावस्था, जिसको इंग्लिश में आप इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। अगर किसी में कि कोई भी व्याधि उत्पन्न हो रही है तो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि हम क्षय की वृद्धि करते हैं, वृद्धि का क्षय करते हैं, सम का परिपालन करते हैं। ये चिकित्सा सूत्र है आयुर्वेद। और जब आयुर्वेद में हम देखते हैं कि स्वस्थ की परिभाषा बताई जाती है तो कैसा होता है? सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया, जहाँ पे दोषों की साम्यावस्था, मलों की साम्यावस्था, अग्नि की साम्यावस्था, ऐसी बात की जाती है। तो अगर दोष साम्य है, अग्नि साम्य है, मल साम्य है, धातुएं साम्य है, तो इन सब की साम्यावस्था ही क्या कहलाती है? स्वस्थ का लक्षण। और इसी होम्योस्टेसिस, इसी शब्द को होम्योस्टेसिस या इसी फिनोमेना को होम्योस्टेसिस टर्म आपको मॉडर्न में देखने को मिलता है। आयुर्वेद में जो साम्य अवस्था है उसका महत्व इतना है कि जब चरक संहिता आत्रेय के द्वारा उपदेशित थी और अग्निवेद जब उसको लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि इस तंत्र का प्रयोजन क्या है। इस चिकित्सा विषयक, जो हम मानते हैं कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा की सर्वश्रेष्ठ बुक है, मेडिसिन की सर्वश्रेष्ठ बुक जो है वह क्या है? चरक संहिता या अग्निवेश तंत्र उसको कह लीजिएगा, पुरातन फॉर्म में जाएंगे तो उस अग्निवेश तंत्र को या चरक संहिता को लिखने का क्या प्रयोजन था? उस प्रयोजन में आता है धातु साम्य, क्रिया चोक्ता, तंत्र अस्य प्रयोजनम। ये एक तरह का संकल्प है जो अग्निवेश या चरक संहिता के द्वारा किया गया। ये पूरा 120 चैप्टर का और 12,000 श्लोकों का जो हम पुस्तक लिखने वाले हैं उसका प्रयोजन क्या होगा? उसका प्रयोजन क्या होगा? धातु साम्यता। धातु साम्यता। अब धातु में आता है कि जो आप अभी पढ़ेंगे धारणा धातु, सेम डिफिनेशन के साथ हम जब देखते हैं धातु की संज्ञा जो धारण कर रहा है वह दोष का भी है, धातु का भी है, मल का भी है, अगर यह अपने प्राकृत अवस्था में। तो इन्हीं दोष धातु मलों की साम्य अवस्था को अचीव करना ही आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है या आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है। तंत्र अस्य प्रयोजनम। इसी को अचीव करने के लिए हमारे आचार्यों ने चरक संहिता या अग्निवेश तंत्र की रचना की। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि साम्य होम्योस्टेसिस भले 19वीं सेंचुरी में हमको इंट्रोड्यूस हुआ इस शब्द के साथ, लेकिन हमारे आचार्य इसको अचीव करने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें हजारों साल पहले इसी फंडामेंटल को लेकर के, होम्योस्टेसिस को लेकर के या धातु साम्यता को लेकर के उन्होंने वर्णित किया। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, हम इसको बहुत इजी में पढ़ेंगे। जैसे आयुर्वेद में एक शब्द आता है प्रकृतश्च अनुवर्तते। प्रकृति का अनुवर्तन करना, यानी जो चीज जैसे है वो वैसी बनी रहे, ऐसा हम लोग प्रयोजन में देखते हैं। तो वैषम्यता ही रोग है, दोष साम्यम आरोग्यता।
या फिर दो धातु मल मूलम ही शरीरम, तो दो धातु मल कैसे होंगे? वो साम्य अवस्था में होंगे, यानी वो प्रॉपर वो होम्योस्टैटिक्स मैकेनिज्म में होंगे। इसलिए इस टॉपिक का बहुत महत्व है। अब हम इसको आगे चलते हैं, हम डिटेल में होम्योस्टैसिस को कवर करेंगे और जहाँ जहाँ आयुर्वेदिक रेफरेंसेस अगर आवश्यकता होगी तो उसकी चर्चा होगी। बाकी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। होम्योस्टैसिस रेफर टू द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? नियरली। अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है तो वो क्या है? नियरली कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। ना तो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ना तो आपका टेम्परेचर होता है, ना तो आपका रिस्पायरेटरी रेट होता है। वो किसी न किसी फिजियोलॉजिकल रेंज में होता है। जब नियरली कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है? विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट। अगर ये लिमिट से ज़्यादा है या फिर ये कम है तो ऐसे में क्या होगा? वो पैथोजेनेसिस काज करेगा और हमारा लक्ष्य क्या होगा? वापस उसको उस लिमिट के अंदर ले आना। जिस तरह से मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर है तो 120/80 है, तो वो क्या है? वो एक होता क्या है? वो स्टैटिस्टिकल मीन है। मीन्स क्या होता है? ऑब्जर्वेशन अपन नंबर। तो जितना आपने ऑब्जर्वेशन देखा उतने नंबर से डिवाइड किया तो एक मीन वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। जो मीन वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो उस व्यक्ति का, एक कम्युनिटी के लिए, एक रेफरेंस के लिए मीन बनता है। लेकिन इंडिविजुअल अगर 10 लोग का ब्लड प्रेशर लेंगे तो सबका 120/80 mmHg नहीं आएगा, थोड़ा इसमें चेंजेज आएंगे। तो ये चेंजेस क्या बताता है कि ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं होता। जो भी हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल वैल्यू है एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं होता, वो क्या होता है? नियरली कांस्टेंट होता है। और हमारा जो अचीवमेंट होता है कि हम जो होम्योस्टैसिस जो शब्द को बता रहे हैं वो यही बताता है कि हमें क्या करना है? हमारी बॉडी नियरली कांस्टेंट रहती है और यह जो हमारे बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें जो जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन हम देखेंगे, लेकिन अब इतना जानिए कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, ये भी क्या है? होम्योस्टैसिस का पार्ट है। बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपको नींद आने लगती है, ये भी क्या है? होम्योस्टैसिस का पार्ट है कि आप इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएँ। आपके शरीर के अंदर कुछ कमी होने लगती है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, ये भी होम्योस्टैटिक का पार्ट है। होम्योस्टैसिस का मतलब ही होता है, होम मतलब घर, स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग, यानी घर लाइक इंटरनल इन्वायरमेंट को देना, यानी सेम इन्वायरमेंट। आप बाहर आते हैं बहुत कुछ चेंजेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग नियरली एक ही जैसा वातावरण आपको मिलता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हमारा बॉडी जो है बना रहे, सर्वाइवल बनी रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। इसमें दो टर्म है, दो साइंटिस्ट का योगदान है और उसको हम याद रखेंगे। तो जो टर्म होम्योस्टैसिस है वो वाल्टर बी कैनन के द्वारा 1930 में दिया गया, लेकिन इसी होम्योस्टैसिस को मिलियो इंटीरियर के नाम से क्लॉडी बर्नार्ड ने 1865 में बताया था और बाद में और इसको अच्छे से इस्टेब्लिश करते हुए होम्योस्टैसिस शब्द वाल्टर बी कैनन ने 1930 में दिया। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम याद रखिएगा। क्लॉडी बर्नार्ड 1865 में, 1865 में मिलियो इंटीरियर टर्म दिया। उसी डिफिनीशन को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करते हुए वाल्टर बी कैनन ने 1930 में होम्योस्टैसिस शब्द को कहा। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं इसके आगे का कि रोल ऑफ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी इन होम्योस्टैसिस। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपका सांस लेना, आपका सोना, आपका चलना फिरना, सब कुछ क्या है? आपके सर्वाइवल के लिए। वो सारी चीज़ें होम्योस्टैसिस का पार्ट है।
फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम किस तरह से, जिससे हम समझ पाएँ कि होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है। तो देखिए, वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हैज टू बी मेंटेन्ड एट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 7.4। जो हमारे ब्लड का पीएच है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.4 फिक्स है, हाईली स्पेसिफिक है। अगर हम इसमें चेंजेस की बात करते हैं तो 7.38 से लेकर के 7.42 तक ही रेंज में जाता है। मतलब वेरी मच स्पेसिफिक है। ये क्या है, 0.04, इसमें ये लिमिट के अंदर, इतने लिमिट के अंदर या इतने स्केल के अंदर ही रहता है। तो जब हम इसको देखते हैं, अगर ये इसके नीचे आ गया तो क्या होगा, उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। इसके ऊपर चला गया तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। ये टेम्परेचर, ये पीएच हमको क्यों चाहिए, ये पीएच हमको इसलिए चाहिए कि बहुत सारा जो एंजाइम्स हैं, बहुत सारे जो हार्मोन हैं और बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन है, इसी ऑप्टिमल पीएच पे संभव होता है। तो हमारी बॉडी क्या है, इसको मेंटेन करने का कोशिश करती है, यानी बफर सिस्टम हमारे शरीर के अंदर काम करता है, चाहे वो हीमोग्लोबिन के थ्रू मिले या प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू मिले। हम इसमें ब्लड का पीएच या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का पीएच हम एनी हाउ 7.4 के आसपास मेंटेन या नियरली मेंटेन करके रखते हैं। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन एट द 37.5 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। अगर ज़्यादा होता है तो हाइपरथर्मिया होती है, जिसमें फीवर वगैरह होता है, और कम होता है तो हाइपोथर्मिया होता है, 35 से कम होगा तो। ये टेम्परेचर भी हमारी शरीर में प्रोटीन्स और एंजाइम को अच्छे से वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये टेम्परेचर भी गेन करने के लिए, जैसे सीवरिंग के थ्रू या पर्सपायरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, या स्वेटिंग इसको बोलते हैं, स्वेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को बॉडी का मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी पूरा मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को जिसके द्वारा हम इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं, होम्योस्टेसिस करते हैं। अब आगे आते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मस्ट बी सप्लाइड टू द सेल। सेल कोई भी हो, सेल के अंदर जैसे मान लीजिए अगर आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज फॉर्म में, अमीनो एसिड फॉर्म में, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए और तभी सेल क्या है, सरवाइव करेगी। और मिलने के लिए क्या होगा, एक सिस्टम होगा जो इसको इंश्योर करेगा कि एवरी सेल को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिले। वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म के जिसके थ्रू हम इसको अचीव करते हैं, वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। फोर्थ देखिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मेड अवेलेबल टू द सेल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट। ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सारा हमारे शरीर में चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म है। उसके लिए भी हमारे शरीर में एक सिस्टम, जैसे इसके लिए क्या था, जीआईटी था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इसके लिए क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हाईली डेडिकेटेड है कि हमारे शरीर में ईच सेल को इंश्योर किया जाए कि आपको ऑक्सीजन बराबर मात्रा में मिलती रहे। जैसे इसको अचीव करने के लिए, जैसे आपका जीआईटी है और प्लस जो है सीबीएस है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये दोनों मिलकर के एडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल को मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं। इसी तरह यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसके लिए काम करता है। अब आगे आते हैं, मेनी हार्मोन्स आर इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द सेल। एक हमारे बॉडी में सिस्टम है, उसका नाम है क्या है, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सिस्टम जो है क्या करता है, कई तरह के हार्मोन्स निकालता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं। तो वो सारे हार्मोन जो है एक तरीके से क्या है, होम्योस्टेसिस का पार्ट हैं, या होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को प्राप्त करने के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे देखिए, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट।
ये जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस है ये भी शुड बी मेंटेन ऑप्टिमली। इसको हमको एक निश्चित मात्रा में हमको वाटर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको चक्कर आ सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर प्रॉपर सेल में नहीं पहुंचेगा, ना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ना ऑक्सीजन पहुंचेगा और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर आता है स्केलेटल मसल। अब देखिए स्केलेटल मसल इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस हाउ, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म टू मूव अराउंड द सर्च ऑफ फूड। लोकोमोटिव सिस्टम जो है, स्केलेटरी सिस्टम भी होम्योस्टेसिस का पार्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने फूड को सर्च करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो वही हमारे लिए क्या, सर्वाइवल का पार्ट है। और जब सर्वाइव करेंगे हम उसके थ्रू तो वो क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस। सीएनएस का देख लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का तो 99% रोल है होम्योस्टेसिस चीज़ों को मेंटेन करने का, क्योंकि हार्मोन का सिक्रीशन कंट्रोल करना है ब्रेन को, आपको भूख लगी है उसको भी कंट्रोल करना है ब्रेन को, आपको पानी पीना उसको भी कंट्रोल करना है ब्रेन को, आपका बीपी सही से रहे, रिस्पायरेटरी रेट सही से रहे, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने वाला क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो चीज़ होता है, ये भी याद रखिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम मतलब कुछ चीज़ें इनवॉलंटरी भी हमारे बॉडी में चल रही हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट द वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी इसेंशियल फॉर द होम्योस्टेसिस। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अपने आप हम फूड केवल बोलस हमारे स्टमक में जाएगा और वहाँ से क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। वो जो आप कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है तो उसको डाइजेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, ग्लूकोज में इन प्रोडक्ट में बदला जाएगा। और अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको अमीनो एसिड में चेंज किया जाएगा, और अगर फैट ले रहे हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ये इन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा कोई रोल तो है नहीं, हमने बस बोलस अंदर गया स्टमक में और वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट। तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल हम इतना सब कुछ करने के बाद भी हम 1000 साल तो नहीं जी सकते, 1000 साल जीना मुश्किल है। तो होता क्या है कि क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम ऐसे डिवाइड होके 1 से 2 4 नहीं हो सकते, तो हम लोगों ने होम्योस्टेसिस यानी जीन पूल हमारा हमेशा बना रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन भी यानी प्रोजनी का होना यानी बच्चों का होना भी एक तरीके से होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है कि हम तो सर्वाइव नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने सिमिलर सेल्स को कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम खुद डिवाइड नहीं हो पाते, हम क्या करते हैं, बच्चे करते हैं, प्रोजनी करते हैं, वो भी आपको होम्योस्टेसिस का ही पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट। जब भी हमारी बॉडी को अगर मेंटेन कर रहे हैं, कोई सिस्टम चाहे उसको मेंटेन करना है हमको, तो क्या होगा, कोई ना कोई उसमें चेंजेस जो आ रहा है उसको डिटेक्ट करने वाला होगा। कुछ मान लीजिए आपको भूख लगी है या प्यास लगी है आपको, तो कुछ सेंसर होंगे जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आपको भूख लगी है, हाइपोथैलेमस तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। कुछ कंट्रोल सिस्टम होगा जो उसको कंट्रोल करेगा कि आपको पानी कहाँ से पीना है, पानी कैसा पीना है, इमीडिएट पानी पीना है, थोड़ी देर बाद पी सकते हैं। तो ये सारा आप डिसीजन लेने वाला एक सेंटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट एक उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में क्या होगा, ब्रेन होगा और स्पाइनल कार्ड होगा, जाहिर सी बात है, वो उसको गवर्न करेगा। फिर हम देखते हैं वो जो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा वो कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन होगा उसका। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन मे बी एन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस थ्रू नर्व और केमिकल।
नर्व के थ्रू जाएगा तो यानी कि नर्वस सिस्टम, और अगर केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाएगा मीन्स क्या है, ये आपका हार्मोनल या इंडोक्राइन। हार्मोनल मैकेनिज्म मीन्स इंडोक्राइन, मेनली इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। तो जो भी ये डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन लेगा? ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड यानी कि सीएनएस। जो भी इनको चेंजेज महसूस होगा उसको रिकरेक्शन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो नर्व या केमिकल के थ्रू पहुंचेगा। जो पहुंचेगा वो क्या करेगा? इफेक्टर विच करेक्ट द डेविएशन। तो ये चार कंपोनेंट, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, सीएनएस यानी ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, सीएनएस हो गया, और इफेक्टर, ये चार चीजें मिलकर के किसी भी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म का कंपोनेंट बनाते हैं। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं और एक ग्राफ वो के थ्रू समझते हैं इसको देख लीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा है, ये चारों कंपोनेंट को समझा देता है कि कैसे होता है। ये आपका नॉर्मल लाइफ है जिसमें कोई भी चेंजेज नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही बॉडी नॉर्मली चल रही है। क्या होता है नॉर्मल में? डेविएशन, यानी आप गिरने वाले हैं, आपको भूख लग गई है, आपको प्यास लग गई है, आपको कुछ ऐसा हो रहा है, आप गिर गए हैं, जो भी हुआ हो, तो उससे क्या होगा? नॉर्मल से क्या होगा? डेविएशन, यानी कुछ चेंजेज आ गए। ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मल थी उसमें क्या हो गया? चेंजेज आ गए। उन चेंजेस की वजह से क्या होगा? डेविएशन होगा। उस डेविएशन को कोई एक सेंसर होगा बॉडी में जो रिसीव करेगा, जो ये समझ जाएगा कुछ नॉर्मल से डेविएशन हो गया है, नॉर्मल चल रहा था, कुछ डेविएशन हो गया। अब वो सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा। अब उस इंफॉर्मेशन को, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ पहुंचेगा? कंट्रोल सेंटर, ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड। कंट्रोल सेंटर पहुंचा या ब्रेन के पास पहुंचा, वहां से क्या होगा? उसको जज करेगा ब्रेन कि क्या नॉर्मल चल रहा था और क्या डेविएट हो गया। उसको फिर वो क्या करेगा? इफेक्टर के थ्रू वापस क्या करेगा? इफेक्टर मीन्स क्या है? यहाँ पे आपका नर्वस सिग्नल है, हार्मोनल केमिकल्स हैं, ये सब हो सकते हैं। ये यहाँ पे आएंगे, उसको में क्या करेंगे? करेक्शन करेंगे। करेक्शन करेंगे मतलब वापस रिवर्ट बैक करेंगे। जब रिवर्ट बैक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल समझ लो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए। गिरने से क्या होगा? डेविएशन हुआ, सेंसर ने समझा कि गिर गए हैं। गिर गए तो क्या होगा? ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन में ये होगा कि नहीं, अब वहाँ से इंफॉर्मेशन वापस इनको खड़ा करना है, तो वापस इफेक्टर के पास जाएगा, फिर से करेक्शन होगा और आप ये वापस इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। आपको प्यास लग, आप नॉर्मल चल रहे थे, कोई आपको प्यास नहीं, अचानक आपको प्यास लगी, डेविएशन हुआ, सेंसर ने महसूस किया कि प्यास लग रही है, पानी की कमी हो रही है, कंट्रोल सेंटर को जाएगा, हाइपोथैलेमस को जाएगा, आपको फोर्स करेगा क्या? तो पानी पीजिए, और या तो क्या होगा? यूरिन आउटपुट कम कर देगा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में। रिस्पायरेशन जो ज़्यादा चल रहा था उसको रोक देगा, स्वेटिंग को कम करेगा, पानी बचाने का कोशिश करेगा। इन दो माध्यम से क्या करेगा? करेक्शन करेगा। आपने पानी पी लिया, वापस आप वहीं पे आ गए, नॉर्मल हो गए। तो कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम में ये चार चीजें होती हैं जिसको आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका, होम्योस्टैसिस जो है वो काम कैसे करेगा। तो जनरली क्या होता है, होम्योस्टैसिस जो होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पे काम करता है। फीडबैक मिलेगा, अच्छा है उसको बढ़ाएगा, खराब है उसको रिवर्ट कर देगा। Homeostasis mechanism in the body is responsible for the maintaining the normalcy
ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो कोई न कहीं उसको सेंस करके कहीं भेजा जाएगा और वापस जो है उसी फीडबैक के आधार पे करेक्शन किया जाएगा। Whenever there is any change in behavior pattern of any system, the effector bring back normalcy either by inhibiting or and reversing the change and reversing or by supporting and accelerating the change depending upon the requirement। ये बेसिक बात। दिस इज अचीव्ड बाय द मीन्स ऑफ क्या? फीडबैक सिग्नल। फीडबैक जैसा मिलेगा या तो उसको इनहिबिट कर देना है, या तो उसको रिवर्स कर देना है, या तो उसको सपोर्ट करके बढ़ा देना है उस प्रक्रिया को, और या तो जैसा रिक्वायरमेंट आएगा वैसा डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन जो है बेसिकली इसी तरह से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फीडबैक इज अ प्रोसेस। फीडबैक जो होता है वो दो तरह से काम करता है। फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच सम प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ सिस्टम इज फेड, यानी पास्ट बैक वापस कर दिया जाता है टू द इनपुट। दिस इज डन मोर ऑफन देन इंटेंशनली और इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सिस्टम। कोई भी चेंज अगर आता है तो उसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक निगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। इतना जानिए कि हमारा पूरा जीवन 98% या 99% आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे चल रहा है। हमारा पूरा लाइफ केवल 2 या 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे पॉजिटिव फीडबैक काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए कि जो भी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो किस आधार पे काम करता है? फीडबैक मैकेनिज्म पे। और जो फीडबैक मैकेनिज्म है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक क्या होता है? निगेटिव फीडबैक। ये प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। अब हमको इतना समझ में आया कि निगेटिव फीडबैक ही 99% रिस्पॉन्सिबल है, तो हम निगेटिव फीडबैक को पहले पढ़ेंगे। क्या है वो? Negative feedback is the one to which system react in such a way as to arrest, या तो उसको रोक लिया जाए। अरेस्ट क्या? द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। या तो उस प्रक्रिया को जो आगे को बढ़ रहा था या तो उसको स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, या तो उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाए नॉर्मलसी की तरफ। After receiving a message, effector send negative feedback mechanism signal back to the system. Now the system stabilize its own function and make an attempt to maintain homeostasis. तो कोई भी चेंज आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू फीडबैक। जैसे हमको प्यास लगी और हमने पानी पीना शुरू किया, तो पहला मैकेनिज्म ये है कि वाटर डेफिसिट में हम पानी पीना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पानी पीते ही चले जाएंगे, नहीं। हमने जो एक निगेटिव फीडबैक मिला हमको कि पानी ज़्यादा हो गया, पानी को कम करिए, तो क्या होगा? उस फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पे हमें सजाइट्री सेंटर जो होते हैं वो इन्फॉर्म देंगे अब पानी की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और इजी हो जाएगा। Many homeostatic mechanism in the body function through the negative feedback. For example क्या है? सबसे बड़ा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वो थायराइड ग्लैंड को सिक्रेट करता है, वो इनकरेज करता है कि आप जो है और ज़्यादा थायरॉक्सिन निकालिए। तो ऐसा नहीं थायरॉक्सिन निकलता ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
टीएसएच जो निकल रहा है एक समय के बाद ब्लड में जब थायरॉक्सिन की मात्रा ऑप्टिमम पहुंच जाएगी जितना रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि अब हमको आवश्यकता नहीं। तो जिस सूचना के आधार पे उसका प्रोडक्शन टीएसएच का रोक दिया जाएगा वही मैकेनिज्म क्या है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आगे देखते हैं। इन एनी केस when the thyroxine level increases in the blood, it inhibits the secretion of TSH from pituitary, so that secretion of thyroxine from thyroid gland decreases। बात हो गई, यही चर्चा हो रही थी। On the other hand, if thyroxine secretion is less, its low blood level induce pituitary gland to release the TSH। यह भी फीडबैक है, यह भी फीडबैक है कि हमें थायराइड की कमी हो गई है। तो आपको समझ में आया होगा कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि रोकना, जब थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया वो भी फीडबैक मैकेनिज्म में जाएगा, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ाना है, और बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसे फीडबैक के आधार पर रोक दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो वह भी निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। अनदर फीडबैक का एग्जाम्पल है निगेटिव फीडबैक का वाटर बैलेंस इन द बॉडी। समझ में आ रहा है आपको? पीछे बैठे हैं, सुनाई दे रहा है? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चार्ट के थ्रू समझेंगे, ये चार्ट जानिए स्पेशली आपके लिए है, ठीक है? हंसिए नहीं, इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है आपको। देखिए, निगेटिव फीडबैक टीएसएच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। पहले हम नॉर्मेलसी एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, चारों तरफ से पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा। पहले हम ये समझ जाइए कि नॉर्मेलसी लेवल ऑफ द थायरॉक्सिन ये है, नो डेविएशन, नॉर्मेलसी, कोई चेंज नहीं, लाइफ ऐसे चल रही है, स्ट्रेट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिक्कत हुई, थायरॉक्सिन का लेवल, इजी वाले से पढ़ते हैं, थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज हो गया, थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, यह थायरॉक्सिन जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये क्या करने वाला है, टीएसएच सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और टीएसएच सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। यह पोर्शन भी नेगेटिव फीडबैक है, बस यही बताना है, क्योंकि उल्टा समझते हैं आप लोग, केवल नीचे वाले को ही समझते, ऊपर वाले को नहीं समझते। यह भी नेगेटिव फीडबैक ही है कि इस चीज़ की कमी हो गई, हमको ये चाहिए, या फिर ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको रोकिए। अब ये हो गया। अब दूसरा देखो, थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में कम हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन, तो क्या करेगा, यह टीएसएच का स्टिमुलेशन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। एक सेंसर होगा, उसको समझेगा, फिर इफेक्टर के थ्रू क्या होगा, टीएसएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और वह क्या जाएगा, थायराइड हार्मोन के थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और वहाँ जाकर के थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ा देगा और नॉर्मेलसी को अचीव कर लेगा। तो यहाँ के थ्रू भी नॉर्मेलसी अचीव करते हैं, यहाँ के थ्रू भी करते हैं। तो ये है आपका टीएसएच का एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चलें, निगेटिव जो वाटर बैलेंस का है, ये भी बहुत अच्छा है, इजी है, समझा दूंगा, अभी याद हो जाएगा। नॉर्मल कंटेंट ऑफ वाटर, सेम वैसे जिसमें समझाए थे, चार्ट को ऐसे ही समझना। नॉर्मल कंटेंट ऑफ वाटर, नो डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, नॉर्मल वाटर कंटेंट, टेंशन खत्म, लाइफ सीधी। अब हुआ क्या, वाटर कंटेंट कम हो गया बॉडी में, एक समस्या आई, पानी कम हो गया। अब क्या होगा, दो तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए आप पानी के बगल में बैठे हैं, आपने एक गिलास पानी उठाया, पी लिया, पानी की जरूरत पूरी हो गई, तो वो वाला भी देखते हैं। प्यास लगी, क्या करेगा, फीडबैक में ये है कि प्यास लगे और ज़्यादा पानी पीजिए, थ्रस्ट होगा, इंक्रीज वाटर इनटेक होगा, नॉर्मेलसी गेन कर लिया आपने। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होगा स्टिमुलेशन ऑफ पानी नहीं है आपके पास, आप कहीं बाहर टहल रहे हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, अब क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, वहाँ से कहाँ जाएगा, इंक्रीज एडीएस सिक्रीशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से बनता है
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा? एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस मतलब यूरिन का निकलना, एंटी मतलब यूरिन को रोक देगा। एडीएच क्या करेगा? इंक्रीज वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, जो बॉडी में वाटर लॉस हो रहा था यूरिन के थ्रू उसको बचा लेगा। क्या होगा? जो पानी बच गया वो आपको नॉर्मल वाटर कंटेंट की तरफ ले जाएगा। एक पार्ट ये हो गया, ये भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इधर देखिए, वाटर इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा पानी पी लिए, वो भी अच्छा नहीं है। प्यास लगी, ज़्यादा पानी पी लिए, क्या होगा? नो थ्रस्ट, जरूरत ही नहीं वाटर की, और पिएंगे और दिक्कत करेगा। डिक्रीज वाटर इनटेक, नॉर्मल वाटर इनटेक, डिक्रीज इन वाटर इनटेक, नॉर्मल वाटर कंटेंट हमारा अचीव हो गया सीधा। दूसरा क्या होगा? नो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, कोई रिस्पांस नहीं जाएगा वहां से। एडीएच का सिक्रीशन डिक्रीज कर दिया जाएगा। एडीएच का सिक्रीशन जब डिक्रीज कर दिया जाएगा तो इसका क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। अब ये क्या करेगा? ये काम नहीं करेगा। जब ये रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? डायूरेसिस होगी और ज़्यादा यूरिन का लॉस होगा, शरीर से पानी और ज़्यादा बाहर निकलेगा। क्या होगा? डिक्रीज वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, फिल्टर ज़्यादा होगा, ब्लैडर में जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू बाहर। बॉडी में क्या होगा? नॉर्मल वाटर कंटेंट। इजी है, समझ में आया? ठीक। डॉक्टर साहब आपको समझ गए? ठीक ठीक। अब आगे चल रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक क्या है कि सब जगह ये काम कर रहा है, ये हमने देख लिया। अब हम पॉजिटिव फीडबैक में देखते हैं। इसके कुछ ही एग्जाम्पल हैं और कुछ लाइफ सेविंग एग्जाम्पल हैं और लाइफ सेविंग फिनोमेना है और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप देखिए। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द वन टू विच द सिस्टम रिएक्ट इन सच अ वे as they increase the intensity of the change in the same direction। एग्जाम्पल समझिए, बीपी बढ़ते ही जा रहा, ब्लड लॉस हो रहा, ब्लड लॉस होते ही जा रहा। तो इस तरह का अगर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो क्या होगा? व्यक्ति तुरंत एक्सपायर कर जाएगा। इन्हीं को अरेस्ट करने के लिए कुछ फिनोमेना है जो कि हम लोग पॉजिटिव फीडबैक में देखते हैं, और वो नहीं, वो तो सब निगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होगा। पॉजिटिव फीडबैक हमारे शरीर में कहाँ कहाँ इम्प्लाई है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले, पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन देन द नेगेटिव फीडबैक, हाउएवर इट हैज ओन सिग्निफिकेंस particularly ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। एग्जाम्पल सबसे बड़ा इसमें क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, एक कैस्केड है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का या फिनोमेना को परिभाषित करता है। कैसे? देखिए, ये 3 स्टेज में होता है। जब भी चोट लगती है तो क्या होता है? पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर, उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और थर्ड आता है कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ये 3 स्टेप में बनता है। तो जो इसमें थ्रोम्बिन होता है वह काम कैसे करता है हम उसको देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। पॉजिटिव फीडबैक, इंजरी हुई, इंजरी टू द ब्लड वेसल, इंजरी टू द ब्लड वेसल, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे 13 फैक्टर के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है। अभी हम जनरल पढ़। तो यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है? आप देखिए, ये वापस और ज्यादा थ्रोम्बिन बनाने के लिए हेल्प करता है। ये जो फीडबैक है ये पॉजिटिव है। जो निगेटिव वाले में क्या था कि ये बन गया, इसकी मात्रा बढ़ी, अब रोको, ऐसा नहीं है, ये और बनता है और बनता है, ताकि जल्दी जल्दी क्या हो? कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन हो और अल्टीमेटली स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। यानी कि हीमोस्टैटिक जो फिनोमेना है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, वह पॉजिटिव फीडबैक का।
ठीक, ये क्लॉटिंग और तेजी से हो और ज़्यादा हो इसको प्रेरित करता है। इसलिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, बाय नेम याद रखिएगा तो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बिन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पार्चुएशन। पार्चुएशन क्या होता है? डिलीवरी को बोलते हैं। बेबी डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुएशन। ठीक, पार्चुएशन भी एक पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म है, यानी कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है और लेबर पेन जब बढ़ने लगता है, स्टार्ट होता है क्या? बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। कब तक बढ़ते जाता है? जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता। लेकिन सामान्यतः जब पेन जब शुरू स्टार्ट होगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए बॉडी कार्य करेगी, पेन को मैनेज करने के लिए बॉडी काम करेगी। लेकिन ये क्या होता है? लेबर पेन एग्जांपल है किसका? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। वो कैसे होता है? अब देखिए, जब भी लेबर सेट होता है, यानी जब टर्म बेबी हो जाएगा 37 वीक के बाद, तो क्या होगा? लेबर सेट होगा। लेबर सेट होने का मतलब बेबी का हेड जो है इफेसमेंट प्रोसेस होती है, पेल्विक गर्डिल में आ जाएगा और आकर के क्या करेगा? सर्विक्स पर प्रेशर डालेगा। बेबी का हेड जो है वह सर्विक्स पे प्रेशर डालेगा। सर्विक्स पे प्रेशर डालने से क्या होगा? यहाँ पे बैरो रिसेप्टर हैं या प्रेशर रिसेप्टर हैं, वो इसको रिसीव करेंगे। इसको रिसीव करने के बाद क्या होगा? देखिए, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स सेम दिया है। मूवमेंट ऑफ द फीटस थ्रू द सर्विक्स, जो सर्विक्स के पास मूवमेंट आएगा बच्चे का, उससे क्या होता है? जो सर्विक्स में रिसेप्टर होते हैं या प्रेशर रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने से क्या होता है? इंपल्सेस निकलेंगे और इंपल्सेस कहाँ जाएगा? फिर से हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रीट करता है या फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन। वो आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाता है, वो ये दोनों वहाँ पे रहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? जो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो जैसे इससे आता है रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। और यह क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का फिनोमेना ये देखिए कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर से स्ट्रेच बढ़ेगा, फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे और रिसीव करके फिर से हाइपोथैलेमस का इंफॉर्मेशन जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ये बार बार चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा ये साइकिल जब तक कि यहाँ से स्ट्रेच खत्म ना हो जाए। स्ट्रेच खत्म कब होगा? जब बेबी वजाइना के थ्रू बाहर डिलीवरी उसकी हो जाएगी तो स्ट्रेच ये खत्म हो जाएगा और स्ट्रेच के खत्म होने से क्या होगा? ये फिनोमेना जो है रुक जाए। ऐसे एग्जांपल जैसे पीछे बता रहा था कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक क्या है? आपका पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है, जिसका ये नहीं ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हुई तो पूरी बॉडी में क्लॉटिंग हो जाएगी, नहीं। उसका मकसद यही है कि हीमोस्टेटिक प्लग बन जाए, एक बार अच्छे से ब्लीडिंग जो है रुक जाए तो वहाँ पे वो रुक जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म जो है स्टॉप कर जाएगा। यहाँ बेबी एक बार डिलीवर हो गया आपका तो क्या हो जाएगा? ये आपका स्ट्रेच खत्म हो जाएगा सर्विस से और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ब्रेक कर जाएगा। तो जीवन की बहुत बड़ी घटना में यह ऑनसेट ऑफ लेबर जो फिनोमेना है, जिसको आप लोग पार्चुएशन बोलते हैं, बेबी के डिलीवरी के प्रोसेस में भी एक एग्जाम्पल है किसका? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये दो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे शरीर में किस तरह से लाभदायी होता है। ये आज हम होम्योस्टैसिस का टॉपिक को हमने पूरा अच्छे से कवर किया है और अगर यह कंटेंट या वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चलेगा, दोनों का स्वागत है। हम और बेहतर बनाएंगे और सुधार करेंगे। थैंक यू।